पोस्ट गार्ड के लिए हमारा एक पहला मैथ सेट है। एग्जाम मंत्रा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ए काम को 12 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। यानी ए जो है वो एक काम को 12 दिन में करता है और बी जो है देखिए उसी काम को 24 दिन में करता है। तो यदि वह 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना अंश बाकी रह जाएगा। तो मतलब है कि वो पहले तो 4 दिन एक साथ काम करेंगे, तो जितना काम पूरा हुआ वो तो हो गया, तो लेकिन जितना बच गया हमें वो बताना है। ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे 4 दिन तक, पर लेकिन जो पहले है हम टोटल काम कर निकाल लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करते हैं। तो ए 12 में करता है, बी 24 में करता है। तो ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला था निकालने का, तो निकालते हैं। देखो 12 गुना में 24 घटे में 36, तो 12 तिया 36, 3 अठे 24। तो जो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे, यानी वो उसी पूरे काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो रह गया बाकी, जैसे यदि वो 4 दिनों में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा। तो जो है अभी एक काम बाकी है, तो एक में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 आंसर आ गया। यानी एक काम में से आधा काम गया तो आधा काम ही तो बचा, तो इसका मतलब 1/2 जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो दोनों है वो दोनों ने एक काम 8 दिन में पूरा किया, यानी दोनों मिलकर 8 दिन में एक काम को पूरा किया है। तो यानी हमें 4 दिन का दिया हुआ था कि 4 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो काम करते हैं वो आधा करते हैं, तो वो आधा करने पर आधा ही तो बचेगा हमारे पास। असल में तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 8 दिन में से 4 दिन गए तो 4 दिन तो बचे, तो 4 में आधा होगा तो बाकी आधा ही तो रह गया, तो 1/2 ही तो हमारा आंसर होना चाहिए, और इसके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए दोबारा से समझते हैं इसको। ए 12 दिन था, बी 24 दिन था, तो हमने दोनों मिलकर काम किया 12 इंटू 24 बटे 12 बटे प्लस में 24। तो 12 इंटू 24 बटे में 36 आ गया, तो 12 तिया 36 हो गया और 3 अठे 24 हो गया। तो एक काम को पूरा करते हैं वो 8 दिन में, इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 4 दिन का काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना हो गया, 4 दिन में हो गया 1/2। तो रिमेनिंग कितना बचा है, तो रिमेनिंग भी तो 1/2 ही बचेगा ना, क्योंकि एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। यदि पी का 4/3 क्यू का 1/7 दोनों बराबर हैं तो पी रेशो क्यू ज्ञात करना है हमें। तो सिंपली हम इसको निकाल सकते हैं। देखो आपने पढ़ा था पहले, पढ़ सकते हो शायद आप, कि इस वाले 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है वो पहली तरफ जाकर डिवाइड में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 7 इस तरफ आ गया और 3 इस तरफ चला जाएगा, तो क्यू इंटू 3। तो पी इंटू 7 28 हो गया, तो क्यू इंटू 3 हो गया, 3 क्यू हो गया। तो अब यहाँ से तो जो क्यू के साथ जो संख्या होती है दूसरे वाले की रेशो होती है, और जो पी के साथ में है वो क्यू की रेशो है, यानी 3:28 आ गया यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा बी 3:3:28। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान था। अभी देखो ए बी से 35% अधिक है तथा बी सी से 65% कम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या है। तो देखिए ए का रिलेशन है बी के साथ, ए का रिलेशन होगा बी के साथ और बी का रिलेशन होगा सी के साथ। तो सी की जो वैल्यू निकाल के हम बी में पुट कर देंगे और बी में जो पुट आएगा वो ए में कर देंगे, तो तीनों का अनुपात हो जाएगा ना। तो चलिए करते हैं। देखिए बी सी से 65% कम है, तो यानी मानिए सी जो है वो 100 है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 65 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। तो ए जो है वो बी से 35% अधिक है, तो 35% अधिक है तो 35 इंटू 135 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे निकाल लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे इनका सोल्यूशन। तो हम इनका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम क्या चलो करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 5 दूनी 20, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, तो यहाँ पे 5 27 आ गया है। तो अब इनका हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करने से हमारा 189 आएगा, 89/4 ये आ गया हमारा। तो जो आएगा हमारा 47.25 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू देखो 47.25 आ गया, बी का वैल्यू हमारा 35 आ गया
और सी का वैल्यू हमारा 100 आ गया। तो असल में दोस्तों देखो क्या है यहाँ पर, हम इसका जवाब है ना सीधे भी निकाल सकते थे, सी और बी के वैल्यू सही निकाल सकते थे, क्योंकि सी देखिए सी की वैल्यू 100 है जो कि तीनों में दे रखी है, ए बी और सी में दे रखी है। तो जो बी की वैल्यू 35 है तो 35 बी की वैल्यू किसी में नहीं, तो बी की वैल्यू देखो खाली एक में है जो ए वाले में है, तो ए वाले में 35, तो इसका आंसर वैसे भी ए हो जाता है। तो हम ऑप्शन से भी इनका पता लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, मान ले भाई, हम क्यों मान लें भाई, तुम मान भाई, हम थोड़ी मानेंगे यार। मान ले n सबसे बड़ी संख्या है, यानी n कोई डिजिट है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिससे 1305, 4065 और 6905 को विभाजित करेंगे और प्रत्येक मामले में एक ही शेष प्राप्त होंगी, यानी n में से और n को अंकों का योग क्या होगा। तो यानी मान लो n कोई भी अक्षर है तो उसका मान लो आंसर है 245 है, तो इनका जोड़ जो होगा वही इसका आंसर होगा। लास्ट में हमसे यही पूछा गया है कि n का योग, अंक के अंकों का योग क्या है। तो इसका जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, तो क्योंकि इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें जो है उनको डिवाइड करने पर एक ही शेष प्राप्त होना चाहिए। तो मान लो वी माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला था सी माइनस बी, और जो सी माइनस ए ये हमारा फॉर्मूला था एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट में। तो 4665 माइनस 1305 ब्रैकेट में है 6905 माइनस 4665 ब्रैकेट 6905 माइनस 1305। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, सॉरी 103 लिखा गया है, इसको रफ कर देते हैं। तो 6905 माइनस 1305 हो गया। तो इसका जो हमारा हो गया देखो 5 में से 5 किया 0 हो जाएगा। वैसे तो हम पूरा कैलकुलेशन करके रखा हूँ, पर आपको निकालना को दिखाना चाहिए ना। तो इसका आंसर देखो ये हो जाएगा, मैं पहले से निकाल के रखे हैं हमने, 3360 आंसर इसका आ जाएगा माइनस करने पर। इसका आएगा 2440, 2240 सॉरी, तो इसका आएगा 5600। तो 5600 यानी 5600 आ गया। तो ये तीनों आ गए हैं। तो अब इन सभी का हमने एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, जो कि एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही होगा। तो इन तो तीनों का एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 1120। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 1120 का जो डिजिट है उनका योग पूछा गया ना हमसे, तो 1 + 1 + 2 + 0, इसका आंसर आ गया 4। हमसे लास्ट में पूछा है ना, तो यानी कि अंकों का योग क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो रहा, तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक विक्रेता के पास 1000 किलो गेहूँ है, जिसमें से वह एक हिस्सा 8% लाभ में बेच देता है और बाकी जो है वो है 18% लाभ पर बेचता है। तो उसे पूरे लेन देन पर 14% लाभ हुआ। गेहूं की कितनी मात्रा उसने 18% लाभ में बेची? यानी जो है ये जो सवाल हमारे प्रॉफिट लॉस का सवाल है, तो हम इसको प्रॉफिट लॉस का ही देखेंगे। तो इसके लिए हम मिक्सर एलिगेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे मिक्सर एलिगेशन का। तो देखिए हमारा 1000 किलो गेहूँ है, 1000 केजी है, जो हीट है 1000 केजी है, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो 8% पे भेज देता है और दूसरा हिस्सा 18% पर। तो जब देखो दोनों का वो मिक्स है, तो हमारे इससे 14% का लाभ होता है। कितने का? 14% का लाभ होता है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए 18 को यहाँ पे 14 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 8 को करेंगे 14 को करेंगे तो हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशो देखेंगे तो रेशो 3 आ जाएगा। तो 18 के लिए हमारा वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या करेंगे, 3 पाउंड में 2 + 3 इंटू में 1000 हो जाएगा, 4 किलो गेहूँ था ना, तो 3/5 गुना में 1000, तो यहाँ पे इसका 200 आ गया। तो 200 गुना 3 इंटू 600 केजी हो गया। तो 600 केजी जो हमारा आंसर हो गया। तो यानी 18% जो बाकी लाभ में बेची हो मात्रा जो है 600 किलो गेहूँ है, यानी 600 किलो गेहूँ 18% लाभ में बेचा है हमने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री का शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा? तो देखिए हमसे क्या पूछा है इसमें, रहा है देखो, कोई भी जैसे एक आदमी है, उसके पास जो है एक शेयर है, यानी शेयर है उसके पास, वही वेट है। तो उसको जो है 3 हिस्सों में बांट देता है। किस किस को बांटता है वो? उसके सन में, उसकी वाइफ में और उसकी डॉटर में।
उसके पुत्र में, उसकी पत्नी में और उसकी पुत्री में। तो क्या दे रहा है, देखो ये इसमें दो रेशो दे रखा है, जैसे पुत्र और पत्नी का शेयर तथा पत्नी और पुत्री का शेयर। पहले लाइन में देखते हैं पुत्र और पत्नी का शेयर, यानी सन और वाइफ का, और वाइफ और डॉटर का। तो इनको क्या रेशो दे रखा है, 3:1, 3:1। तो देखिए हमें जैसे यहाँ पे दे रखा है सन का और वाइफ का दे रखा है रेशो 3:1, और वाइफ का और डॉटर का दे रखा है 3:1। तो हमें इन तीनों का निकालना है, सन का, वाइफ का और डॉटर का रेशो। तो क्या आ जाएगा, 9:3:1, ये हमारा रेशो आ जाएगा। ये रेशो निकालने की देखो शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो जैसे 9:1 है तो ये सन का और ये इसका डॉटर का है, तो इनका जो डिफरेंस है तो 8 का 8 का हो जाएगा। 8 का डिफरेंस हो गया ना इनका, इसमें 8 के लिए 10,000 का जो है पुत्र का दिया हुआ है, 10,000 कम है डॉक्टर के पुत्र से, तो 8 के लिए 10,000 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया है, और इनका टोटल कितना हो गया, 9, 3, 12 और 1, 13। तो 10,000 के लिए 8 का है, और तो 13 के लिए कितने का होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। तो हम इनको यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए आ जाएगा, 16,250 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप कुछ समझ गए होंगे मेरी बात। ये जो देखिए इसका भी डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस 8 का डिफरेंस हो जाएगा 10,000 है, तो इसका डिफरेंस 8 का है, और उसके लिए 8 के लिए जो है 10,000 का डिफरेंस है, तो टोटल का भी तो निकालना है, टोटल शेयर कितना है ना, तो इसके लिए इसका आ जाएगा 16,250। फ्लैट संख्या 204 में किराए पर रहने वाले परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है। तो देखिए जैसे कोई फ्लैट है उसका नंबर है 404, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है 204 से। तो जो है 5 उसमें सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों का औसत आयु जो है वो है 40 वर्ष, यानी एवरेज अर्थ है 40 वर्ष है। तो जो है इसमें यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो जो 5 सदस्यों की औसत आयु है 40 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 40 का नंबर 5 तो हो जाएगा, वो हो जाएगा 200, यानी 200 जो हमारा आ गया टोटल एज आ गई, वो 5 मेंबर की एज आ गई टोटल 200। ये हमसे तब की एज पूछ रहा है जब छोटे वाले का जन्म नहीं हुआ था, यानी छोटे वाले का जन्म कब नहीं हुआ था, 12 साल पहले नहीं हुआ था ना। तो 12 साल हम इस छोटे वाले की माइनस नहीं करेंगे, हम 12 साल सभी की एज में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये औसत है तो सभी की एज में से माइनस करना पड़ेगा। तो 200 माइनस 12 इंटू 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12×5 = 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो 200 माइनस 60 कितना आ गया, 140 वर्ष आ गया। तो ये हमारे 4 लोगों का है, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से कितना आ गया, 35 आ गया इसका आंसर। तो ये है सबकी औसत आयु होगी 35, जब तक छोटे वाले का जन्म नहीं हुआ था। कितने तक नहीं हुआ था, 12 वर्ष पहले नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 ईयर। एक विद्यार्थी द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 88 है। तो यानी देखिए 6 सब्जेक्ट हैं जिसका एवरेज जो है वो 88 है, 88 दिया हुआ उसका अंक है। तो देखिए क्रमागत जांच पर यह देखा गया कि एक विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक गलती से 68 के बजाय 86 अंकित किए गए हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत क्या है। तो यानी गलती से उसका 86 की जगह 68 की जगह 86 कर दिया गया है। तो एवरेज हमारी ट्रिक होती है, एवरेज माइनस में यानी जो गलती से लिखा गया है वो, और उसको जो असली नंबर देने थे वो, बटे में सब्जेक्ट देते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट 6 हैं, तो इसका ट्रिक होता है ये। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया हमारा, एवरेज दे रखा है तो 88 एवरेज दे रखा है, उसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा 18 आएगा, 18 बटे में 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट 6 थे ना हमारे। तो हम यहाँ पे कट गया इसका, देखो 6 3 18 हो गया ना, तो 88 माइनस 3 कितना हो गया, 85 आंसर आ गया हमारा। तो यानी अब तुमको का सही औसत हो गया वो 85 हो गया, यानी 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज आ गया है वो हमारा 85 आ गया, टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट का। तो हमारे देखिए अगले देखते हैं, समझ आ गया होगा आपको शायद ये। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 10 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी देखिए जो 5 क्रमिक सम संख्या है, देखिए जो सम और विषम का वो संख्या होती है, उसके लिए हम x + x + 2, x + 4
x+6 और x+8 लेते हैं, हो गए ना 5 संख्या ये जो है सम और विषम के लिए हम दोनों सेम लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखेगा, इसका दे रखा है औसत दे रखा है 10, तो 5 संख्या है तो 10 × 5 हो जाएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 5x इस तरफ आ जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो हम 20 आ जाएगा, तो इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 6। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछा है ना, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6, 6 + 6 12 हो जाएगा हमारा। तो उसका वर्ग पूछा है तो 6 + 6 उसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 वर्ग हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। तो इन सभी का जो औसत हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा हमारा 144। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसत 75 फल चढ़ाए गए, यानी एक मंदिर में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो कितने फल चढ़ाए गए, ये औसत है हमारा 75 दे रखा है, तो 7 दिन में औसत जो है 75 दे रखा है, तो 75 × 7 हो जाएगा हमारा। तो टोटल फल आ जाएंगे यहाँ से हम देखेंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 और 5 3 7 7 49 49 और 3 52। तो यहाँ पे 525 जो हमारे टोटल फल आ गए हैं। टोटल फल की तो देखिए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो 6 दिन को यानी मंगलवार को छोड़ दिया गया तो 6 72 चढ़ाए गए, तो 72 × 6 हो जाएगा हमारा। तो 72 ये एक गलती से निकल गया, तो 6 दूनी 12 2 खाने लगा 1, तो 432 हमारा जो है इसका आंसर आ गया। तो जो 6 दिनों का औसत निकला है 432 और 7 दिनों कितना लिखा है 525। 25 में से हम 432 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 93 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 93, जो कि हमारा है मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, 93 फल चढ़ाए गए। थैंक यू वेरी मच।